नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्रहार में आज हम बात करेंगे हमारे सुरक्षा तंत्र में चाइनीज डिजिटल घुसपैठ की। पिछले कुछ दिनों से ई रिक्शा की बैटरी को एक मोबाइल ऐप से बंद करने की खबर वायरल होने के बाद सरकार ने बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से जुड़े चाइनीज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से हटवा दिया और उस पर बैन भी लगा दिया। सरकार ने इस घटना को हल्की फुल्की शरारत बताकर चैप्टर को क्लोज करने की भी कोशिश की, लेकिन क्या यह सच में इतनी हल्की फुल्की घटना है? कल्पना कीजिए कि आप एक्सप्रेस वे पर अपनी बैटरी चालित हाई एंड कार को 120 की स्पीड में चला रहे हैं और किसी ने यही शरारत आपके कार के साथ कर दी। आपकी कार बीच रास्ते अचानक बंद हो गई और पीछे से उसी रफ्तार से आती हुई दूसरी कार ने आपको ठोक दिया। तो फिर आप क्या करेंगे? इस घटना के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? कार को, सरकार को, चीन को या अपनी किस्मत को? चीन हमारे सिस्टम में घुसपैठ की कोशिशें लगातार करता आ रहा है। सवाल सिर्फ ई रिक्शा या ईवी कार का नहीं, सवाल भारत की डिजिटल सुरक्षा का है। क्या हमारे मोबाइल, हमारे सीसीटीवी कैमरा, हमारे सर्वर, हमारे दफ्तर, हमारे सरकारी तंत्र में ऐसे विदेशी उपकरणों की घुसपैठ हो चुकी है जिन्हें जरूरत पड़ने पर दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है? क्या एक मोबाइल ऐप से ई रिक्शा रोकने का मामला केवल तकनीकी खामी है या राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती? मामूली सी दिखने वाली यह घटना दरअसल काफी गंभीर है और सरकार भी इसे गंभीरता से ही ले रही है, लेकिन अंदरूनी जांच हो रही है इसकी। आपको इतिहास में थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील सरकारी नेटवर्क में मेड इन चाइना के उपकरणों को लेकर सावधानी बरतनी शुरू की थी। सरकारी दफ्तरों, संवेदनशील जगहों पर लगे चाइनीज सीसीटीवी कैमरों से हमारी निगरानी प्रणाली की सुरक्षा में सेंधमारी करने का शक गहरा गया था। हम सोचने पर मजबूर हो गए थे कि क्या इन कैमरों पर किसी और का भी नियंत्रण है। इस मुद्दे को लोकसभा में राहुल गांधी ने भी उठाया था और सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उसका जवाब भी दिया था। यह पहली बार नहीं है जब चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को लेकर भारत में सुरक्षा चिंताएं उठी हों। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, विशेषकर 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद, सुरक्षा एजेंसियों ने विदेशी दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्क प्रणालियों के संभावित दुरुपयोग को लेकर चेतावनी दी थी। उस दौर में संवेदनशील सरकारी और रक्षा प्रतिष्ठानों में विदेशी संचार उपकरणों की खरीद पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने लगी थी। हालांकि पूरे देश में सभी चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर कोई सार्वभौमिक कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी चीनी टेलीकॉम उपकरणों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं जाहिर हुई और 2009-2010 के दौरान कई बार गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को चेतावनी दी कि संवेदनशील संचार नेटवर्क में ऐसे उपकरणों का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कुछ परियोजनाओं में सुरक्षा मंजूरी को अनिवार्य बनाया गया और दूरसंचार क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई। 2020 में गलवान घाटी की घटना के बाद यह नीति और भी कठोर हो गई, इसे सख्त किया गया। सरकार ने संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में ट्रस्टेड सोर्स की नीति को लागू किया। कई चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया और महत्वपूर्ण सरकारी खरीद में सुरक्षा मानकों को कड़ा कर दिया। बहस अब केवल चीन बनाम भारत की नहीं, असली प्रश्न है कि क्या भारत की डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सोवरेनिटी पर्याप्त रूप से सुरक्षित है? क्या हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, बिजली, परिवहन, बांध, बैंकिंग, संचार और निगरानी प्रणाली ऐसे उपकरणों पर निर्भर है जिसकी सुरक्षा स्वतंत्र परीक्षण में हुआ है? ई रिक्शा प्रकरण ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि भविष्य के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से लड़े जा सकते हैं। इसलिए सवाल सिर्फ किसी एक ऐप का या एक कंपनी का नहीं बल्कि पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की विश्वसनीयता का है। अभी हम लोगों ने लेबनान और फिलिस्तीन में इजराइल के पेजर और वॉकी टॉकी अटैक को भूला नहीं है। कहीं ई रिक्शा को ठप करने का प्रकरण चीन का इसी तरीके के अटैक की तैयारी करने का परीक्षण तो नहीं? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ गेस्ट होंगे, कुछ उनसे भी परिचय करवाएंगे, लेकिन कुछ सवाल पहले हमने खड़े किए हैं। पहले उस सवाल को अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल कि क्या ई रिक्शा ऐप प्रकरण भारत की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करता है? दूसरा सवाल कि क्या भारत की डिजिटल संप्रभुता यानी डिजिटल सोवरेनिटी पर्याप्त रूप से सुरक्षित है? तीसरा सवाल, क्या संवेदनशील सरकार, सरकारी संस्थानों से विदेशी विशेषकर चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरीके से हटाए जाने चाहिए? क्या वाजपेयी सरकार से लेकर आज तक की सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाएं
सही साबित होती दिखाई दे रही है? और आखिरी जो सवाल है कि वो सीसीटीवी नेटवर्क उपकरण और स्मार्ट डिवाइस की सुरक्षा और स्वतंत्र राष्ट्रीय जो नीति है इसकी सुरक्षा का क्या उसका ऑडिट कराया जाना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने जब ई रिक्शा प्रकरण जब सामने आया था उसके बाद से लोगों की जो परेशानी थी, खासकर जिनके साथ ये परेशानी हो रही थी, जिन ई रिक्शा वालों के साथ ये परेशानी हो रही थी, उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद जहां से हमने बैटरी ली है, बैटरी देने वालों यानी बैटरी बेचने वालों ने उनके साथ कोई गड़बड़ बैटरी दे दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जरिए चाइना हो सकता है एक प्रयोग कर रहा हो, एक परीक्षण कर रहा हो कि किस तरीके से बैटरी को ठप करके पूरे सिस्टम को ठप किया जा सकता है। बैटरी नियंत्रित जितने भी वाहन हैं, जितना भी सिस्टम है, क्या उन सब पे चाहे जो बैटरी हम चाइना से लेकर के आए हैं या जहां पर चाइना का सिस्टम लगा हुआ है, क्या वो सब इस तरीके के प्रतिबंध या इस तरीके की ठप करने की पद्धति से जुड़ा हुआ है? करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन पहले हमने जो कुछ लोगों से बात की थी हमारे रिपोर्टरों ने, एक बार उसको सुन लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर चर्चा की शुरुआत। बरेली से आप नोएडा के अंदर आए हैं रिक्शा चलाने, रोजी रोटी कमाने। आजकल आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं, रिक्शे अचानक से बंद हो जा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है? सर बहुत परेशानी हो रही है। अभी देखिए मैं अभी इधर से ही आ रहा था, तुरंत ही बंद हो गई। एक्चुअली मैं कल बहुत परेशानी हुई थी। कल मैं जा रहा था और बीच रोड पे सवारी लेके जा रहा था, अचानक ही बीच रोड पे बंद हो गई। पता नहीं पीछे से वाहन आ रहा था, उससे ही बच गया मैं, फिर अचानक ही धक्का मार के इसको साइड में लिया। बहुत परेशानी होने पड़ती है इससे, इस ऐप की वजह से। जिस तरीके से अचानक से रिक्शे रुक जा रहे हैं, कुछ लोग मजाक में कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, मजाक में रिक्शे बंद कर दे रहे हैं, और कुछ की नियत ऐसी है कि लोगों को परेशान करना। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे आप? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गाड़ी अगर बंद कर रहे हैं तो दोबारा खोल भी दें, पर वो बंद ही कर दे के चले ही जाते हैं। सवारी भी जो बैठी होती है, मतलब इतनी दूर से हम सवारी लेके आ रहे हैं, पहुंचने वाले होते हैं, उतनी बीच में बंद हो जाती है। अगर ये बंद हो जाता है रिक्शा तो फिर चालू दोबारा कैसे होता है? सर चालू वैसे तो नहीं पता थी, अब चालू तो मतलब किसकी बैटरी कहाँ से ली थी हमने, ये उससे पूछा हमने, भाई साहब ये गाड़ी बंद हो रही है 2-3 दिन से, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एक ऐप है उसके अंदर देख लो, ये ऐप है, आप इसको चालू रखना, अगर कोई पीछे से बंद करता है तो इसको आप चालू करना। मैंने कि आप ऐसा कर रहे हो, मतलब हम बीच रोड पे जा रहे हैं, अचानक ही उसने बीच रोड पे बंद कर दी, पीछे वाहन वाला तोड़ा ही देगा। मैं भैया क्या समस्या आ रही है आजकल ई रिक्शा में? रिक्शा में ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। ऑटोमेटिकली खुद से बंद हो जा रहा है? हाँ जी। क्या वजह है इसकी, क्या समझ आया है? ये तो मुझे भी न पता, मगर आज मेरी गाड़ी रिक्शा बंद हो गए थे, लगभग वही 10 बजे की बात है। अच्छा। अचानक में बंद हो गए, तो जिसकी गाड़ी थी उसके पास मैंने कॉल किया, बोला भैया ऐसा बात है, तो उसने फ़ोन किया, तब फिर बोला गाड़ी तुम्हारी चालू हो गई। अच्छा, फिर ऑटोमेटिकली खुद ही चालू हो गई, खुद ही बंद हो रही है। कल से कितनी बार ऐसा हो गया? आज की बात है, लगभग 2-3 बार हो चुका है। 2-3 बार एक ही दिन में? दिन भर में 2-3 बार 4 बार हो जाता बंद। क्या वजह समझ आ रही है, क्यों बंद हो रहा है? ये कह रहे बा ऊपर से दिक्कत आ रहा है, जहाँ से बैटरी ले आऊँ दिखाता हूँ। क्या वजह समझ आ रही है? मतलब सुना जा रहा कि कोई ऐप है उससे वो लोग बंद कर देते हैं एक दूसरे का जलन से। हमारा तो नहीं बंद हुआ, पर हमारे पड़ोसी का 2 बार बंद हो गया रास्ते में चलते चलते। क्यों हो रहा है अचानक से बंद? अचानक से पता नहीं, ये तो बैटरी जो कंपनी वही बता सकते हैं क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रहा है। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये समझा तो 2 महीना से आ रहा है। 2 महीने से? तो परेशानी हो रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। उनको कैसे पता चलेगा, क्योंकि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। वो अनभिज्ञ हैं कि ये सिस्टम जो है कहीं दूसरी जगह से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अभी तो वो केवल इसे शरारत समझ रहे हैं। सरकार भी इसे शरारत समझ के ही फाइल को क्लोज किए, इस ऐप को उन्होंने प्ले स्टोर से डिलीट करवा दिया है, हटा दिया है, बैन कर दिया है इसे। लेकिन क्या यही समस्या का समाधान है? क्या इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट मोहित बजाज हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट, वो हमारे साथ रहेंगे। एसीपी वेदभूषण शर्मा जी हमारे साथ हैं, एक्स डीसीपी हैं, आपका स्वागत है। और इसके अलावा पवन दुग्गल भी हमारे साथ रहेंगे, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अभी वेदभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेदभूषण जी, ये इस तरीके का जो मसला है, आप लोगों के टाइम में तो ऐसा नहीं होता होगा, या आप लोगों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है कि वाजपेयी के टाइम में और मनमोहन सिंह के टाइम में जो इस तरीके से एक बार बात चली थी कि हमारे सरकारी तंत्र में चाइनीज जो डिजिटल साइबर अटैक हैं, वो उनके उपकरण में कुछ जो कह सकते हैं जो जासूसी उपकरण लगे हुए हैं, जो स्पाईवेयर जो कहते हैं कि स्पाईवेयर लगे हुए हैं, उसकी वजह से सरकार को काफ़ी दिक्कत हुई। बहुत सारे इक्विपमेंट्स बदले गए थे, निकाले गए थे। क्या आपको लगता है कि वही दौर एक बार फिर से शुरू है? क्या अभी तक हमारा सरकारी तंत्र जो है क्या पूरी तरीके से सुरक्षित है इस तरीके के स्पाईवेयर से?
देखिए मुकेश जी, आपको याद होगा एक बार डिफेंस मिनिस्टर के जहां बैठते थे मंत्रालय के अंदर, उनकी कुर्सी के पीछे एक छोटा सा बग लगा हाँ, रखा बग था, लगा हुआ छोटा था, सा एक हाँ। चिन्ह लगा रखा था, जिससे सारी सूचनाएं कहीं भी पास की जा सकती थी। तो ये साइबर सिक्योरिटी को एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज चीज के लिए कहा जाता है यूज एंड थ्रो, आप इस्तेमाल करो फेंक दो, चाइनीज चीज ऐसी होती हैं। इसी तरह इनके इनके ऐप होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत पॉपुलर रहा पूरे वर्ल्ड के अंदर, टिकटॉक पॉपुलर रहा। गवर्नमेंट ने लास्ट में जाकर उसको, अमेरिका ने, कनाडा ने, यूके ने बंद किया, बल्कि यूके ने तो चाइनीज के बहुत सारे ऐप बंद भारत कर ने दिए, भी बंद क्योंकि कर उनको दिया, लगता भारत ने था, टिकटॉक भारत ने भी बंद हाँ बैन भारत किया। ने ही बंद किए थे, बहुत सारे ऐप बंद किए थे। तो पूरे वर्ल्ड में ये इस तरह की चाइनीज के साथ में एक प्रॉब्लम है। परंतु एक पुरानी कहावत है मुकेश जी, चीज ना राखे अपनी चोर को गाली दे। अब जो जिन ई रिक्शास के साथ या टिटरी जिनको बोलते हैं, टीटरी बोलते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो बैटरी है उसमें कोई पासवर्ड का सिस्टम नहीं है। जैसे कार है, कार हाईटेक कार आज की डेट में आ रही है, उनकी जो बैटरी है वो पासवर्ड से सुरक्षित है। परंतु जो लोकल रिक्शा है, जिनको इलेक्ट्रिक रिक्शा बोलते हैं, जो बैटरी के बेस्ड हैं, उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम है। हालांकि सरकार ने इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको रोक लगा दी है। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये ऐप अब इंडिया में नहीं चलेगा। परंतु जब तक ये चल रहा था तो एक आम जो गरीब आदमी है, जिसकी रोजी रोटी केवल टीटरी या रिक्शा पर डिपेंड है, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। उसके अलावा जो सवारी ट्रैवल कर रही वेदभूषण जी, है, हम अभी चर्चा इस पे नहीं कर रहे हैं कि ईटीवी जो बंद हो गया रिक्शा, उससे किसको क्या परेशानी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो है एक शुरुआत है, कहीं चाइनीज जो है, जो चाइनीज का जो तंत्र है, उनके काम करने का जो तरीका है, क्या ये जो चीजें हमारे सिस्टम में घुसपैठ करने का एक तरीका है, या एक, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इस घटना के बाद से जो लेबनान में जिस तरीके से पेजर अटैक किया था इजराइल ने, और टिकटॉक अटैक किया था कि पहले बांट दिया सबको फ्री में, सब लोगों ने जब लिया, क्योंकि लेबनान ने जो है उनको लग रहा था कि हमारे जो लड़ाके हैं, हमारे जो कमांडर्स हैं, उनको मोबाइल से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने उसको मोबाइल नहीं दिया था उनको फिर बाद में पेजर देने की बात हुई। लेकिन पेजर जो है वो इजरायली कंपनी ने वहां पर सप्लाई कर दिया, सस्ते दाम में बिड हुआ, बिड में सबसे कम दाम में इजरायली कंपनी ने पेजर बांट दिया, और उसके बाद जो है एक ही साथ सारे पेजर को उन्होंने विस्फोट करा दिया और सारे लोग जिनको मारना था वो मार गए। तो क्या ये इसी तरीके की साजिश तो नहीं अभी, क्योंकि हम लोग इसको, जैसे आप भी कह रहे हैं इसको, जो कि ये रिक्शा वाले की प्रॉब्लम है, बैटरी बेचने वाले की प्रॉब्लम है, ये जो है पासवर्ड इसमें होना चाहिए, कार में है तो उसमें भी होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है जो पासवर्ड से सुरक्षित आपकी बैटरी है उसका एक्सेस चाइना के पास नहीं होगा? अगर वो चाइनीज बैटरी है तो उसका एक्सेस नहीं होगा, उसके पास भी ये हो सकता है केवल कार में कि आपका पड़ोसी आपको हैक नहीं कर सकता, लेकिन चाइना तो कर ही सकता है जिसने बनाया है। बिल्कुल, जैसे ही आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, चाहे बीएटी जो ऐप जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, बीएमएस ऐप के बारे में, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, आपका सारा डाटा एक तरह से चाइना के हाथ में चले जाता है, कंपनी के पास में ऑटोमेटिक वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप गूगल एप्पल स्टोर खोलते हैं, प्ले स्टोर खोलते हैं, तमाम डाटा उनके पास चले जाता है। तो एक देश के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए तमाम जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 66 आईटी एक्ट है, इसलिए उसको इन्वोक किया गया कि चूंकि इसमें कोई खतरा हो सकता है, मिसचीफ हो सकता है, किसी की लाइफ को या देश को कोई सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए उसके लिए सरकार ने ये एक अहम कदम लिया है, इसको रोक दिया है। परंतु चाइना की एक फितरत रही है, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से उसकी हर जगह किसी न किसी चीज में एंट्री हो चुकी है, खासतौर से डिजिटल के अंदर या आकाश के अंदर उसका एक बहुत बड़ा रोल है। उसके तमाम जितने भी सिस्टम है वो इतने हाईटेक हो चुके हैं कि उनको रिवर्स करना या उनको समझना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अमेरिका भी बड़ा चिंतित रहता है कि कहीं उसकी कोई सिक्योरिटी हैक ना कर ले। इंडिया तो पड़ोसी है ही है, इंडिया और हमारा जो चाइनीज है वो तो नजदीक के कंट्री है, तो हमारे यहाँ तो खतरा और ज्यादा है, क्योंकि एक तरह से कभी हमारा एनिमी रहा था, हालांकि अब वो डाइल्यूट हो गई, सिचुएशन पहले जैसी नहीं थी, परंतु पूरे वर्ल्ड में एक तरह से साम्राज्यवाद की नीति अपनाना, डिजिटल के थ्रू अपनाना चाइना की एक बहुत बड़ी कोशिश रही है और काफी हद तक कामयाब भी है। आप चाहे चाइनीज, आप कोई भी चीज देखें, आप कोई मोबाइल देखें, चाइनीज मोबाइल देखें, टेलीविजन देखें, आपके घर में कोई भी चीज लगी हुई, आपका जो बटन लगे हुए हैं कोट के अंदर, या आपको कोई टाई पहन रखी है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में चाइना कहीं से कनेक्ट है। तो इसलिए सरकार की भी जिम्मेदारी है कि
जो देश की संप्रभुता है, सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, वो खतरे में ना पड़ जाए। अब जिस तरह से ये टिटरी वाला मामला चल रहा था, इसमें एक्सटॉर्शन का भी एक बहुत बड़ा एंगल आ रहा था। बहुत सारे लोग इस तरह के ऐप के थ्रू एक्सटॉर्शन करने लगे थे, गरीब लोगों का पैसा छीना जा रहा था। तो इसलिए सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ये सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उठाया है। देश की संप्रभुता, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा ना हो, इसलिए इस तरह की भूषण जी, अभी आपने की कहा जा कि रही है। और टाइम एंड जो साइबर लॉ के बारे में आपने बात करी, आपने कहा कि 66A के बारे में, मुझे लगता है कि 66A तो बाद में इसे हटा दिया गया था ना, इसे खत्म कर दिया गया था इस कानून को। नहीं, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी तरह से किसी को कोई इससे हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, उसको डिलीट नहीं किया गया था। उसकी कुछ सब सेक्शंस अभी भी मौजूद हैं, जिसमें हम लोग अभी FIR दर्ज करते हैं, एक्शन लेते हैं। उसके साथ में भारतीय न्याय संहिता, जो कि 2024 में नया कानून आया था, उसमें तमाम डिजिटल जो क्रिमिनल एक्ट था उसको एक ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। इसलिए आप IT एक्ट के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता में आज डिजिटल के साथ में किसी तरह का क्राइम करना, मिसचीफ करना, किसी तरह की ऐसी चीज जिसकी किसी लाइफ को खतरे में पड़ जाए या देश खतरे में पड़ जाए, इसलिए उसका प्रोविजन किया गया है डिजिटल चीजों के लिए। इसलिए जो तमाम चीजें हैं, ये सरकार बड़ी नजदीकी से देखती है। तमाम जो मंत्रालय हैं, तमाम जो मिनिस्ट्रीज हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर वो बारीकी से निगाह रखते हैं कि कुछ घुसपैठ ना हो जाए, कुछ सेंध ना लगा ले हमारे सिस्टम में। हालांकि चाइना बहुत चतुर चालाक कंट्री है। वेदभूषण जी, क्या लगता है, देखिए जितना हाईटेक हमारा सिस्टम होता जा रहा है, जितना हाईटेक दुनिया होती जा रही है, उनसे हमारी सुरक्षा करने वाले लोग जो है उतने हाईटेक नहीं है, वो उसी पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस, अब चूंकि हम लोग दिल्ली में चूंकि इसकी शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस के पास जो है ऐसे लोग हैं, ऐसे पर्सनल हैं जो इन चीज़ों को समझ सके या इन चीज़ों से लोगों को बचा सके या खुद भी बच सके? क्योंकि कभी कभी तो दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने देखा है कि साइबर फ्रॉड के वो शिकार हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान, बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया में। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई चीज आई है, हालांकि अभी वो पूरी दुनिया में 5% उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। आप सोचें, इमेजिन करें, जब वो 100% आ जाएगी तो ये दुनिया किस रूप में दिखाई देगी। हो सकता है वो 50 साल बाद आए, हो सकता है 10 साल बाद उसका पूरा रूप आ जाए। तो ये तमाम चीजें, जहां एक तरफ से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकते हैं। आप देखें कि AI के थ्रू क्या नहीं हो सकता है आज की चीज में। वो तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां, तमाम एडिटिंग, तमाम पिक्चर्स, तमाम चीजें उस पर एडिट की जा रही हैं, जिस पर सरकार भी चिंतित है। हालांकि एडवांस में हमेशा एक इंसान की प्रवृत्ति है कि वो एडवांसमेंट की तरफ जाता है, आगे की तरफ जाता है। जब कंप्यूटर आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बैंक में नौकरी करता था पुलिस में आने से पहले, तो हंगामा किया गया कि अब कंप्यूटर आ जाएगा, 100 लोगों की नौकरी खा जाएगा एक कंप्यूटर। परंतु क्या हुआ, यदि आज कंप्यूटर ना होता तो हम पिछड़े देशों के अंदर होते। तो इसलिए जो तमाम जो चीजें हैं, ये अपने आप में एक चैलेंज होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे। जहां तक पुलिस का संबंध है, पुलिस अभी पुराने ही रीति रिवाज और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन, ट्रेडिशनल तरीकों से ही काम चल रही है। उनको इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, जानकारी अभी नहीं है, ना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। पर हाँ, वक्त की जरूरत है कि तमाम पुलिस ऑफिसर जो न्यू जनरेशन बकायदा, लेकिन मुझे लगता है कि वेदभूषण जी, मुझे जानकारी है, मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं, बहुत सारे मेरे बैचमेट जो हैं, वो अभी साइबर लॉ में हैं और पुलिस में हैं, अच्छे ऊंची पद पे हैं, और उनको अलग से अब तो पुलिस में स्टेट लेवल पे भी जो है डिजिटल थाने हैं और साइबर थाने हैं, और साइबर के लिए बाकायदा एक हेडक्वार्टर बनाया गया है और सभी लोगों को ट्रेन भी किया जा रहा है। और बहुत हद तक अब मुझे लग रहा है कि ये तो कम से कम 5 साल पुरानी खबर है, अब तो बहुत सारे अलग से ट्रेंड लोग आ चुके हैं जो अब इन चीजों को हैंडल कर रहे हैं। के अंदर ही पूरा एक हमारा जो साइबर क्राइम का एक अलग से डेडिकेटेड स्पेशल CP है, ज्वाइंट CP है द्वारका के अंदर, एक बहुत बड़ा ऑफिस है जिसके तमाम चीजें हैं। परंतु ये हर समय अपडेट करने वाली चीज है। ये आप यदि बोले कि कल क्या था तो आज रात हाँ, बिल्कुल, ये रोज अपडेट करने वाली चीज है। जी, हमारे साथ एडवोकेट मोहित बजाज भी जुड़ गए हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट है। मोहित, आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो ई-रिक्शा वाला जो प्रकरण हुआ है, कि आपको लगता है कि ये मामूली सी घटना है, हल्की फुल्की घटना करके छोड़ देना चाहिए, या आपको इससे सबक लेने की जरूरत है कि ये चीजें जो है वो आगे बड़ी हो सकती हैं, ये चीज हमारी गाड़ी के साथ भी हो सकता है, हमारे जो सुरक्षा उपकरण है उनके साथ हो सकता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक बातचीत करने के जो उपकरण है उनके साथ हो सकता है, और खासतौर पर सरकारी कार्यालयों में और जो रक्षा उपकरण लगे हुए हैं, टेलीफोन, MTNL, BSNL में जो यूज कर रहे हैं, जो रिलायंस यूज कर रही है, क्या आपको लगता है कि चाइनीज जो उपकरण है वो कहीं ना कहीं स्पाईवेयर से
लैस हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है, इसलिए लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ पढ़ना चाहिए। और ये ई रिक्शा प्रकरण जो है एक तरीके से आपको आई ओपनर है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को। मोहित जी आवाज़ नहीं आ रही। मोहित जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अनम्यूट करें अपने आप को। आपकी आवाज़, मोहित जी की आवाज़ मेरे पास नहीं पहुंच रही है। और मैं यही सवाल लेकर के मैं वेदभूषण जी के पास जाऊंगा। वेदभूषण जी, क्या आपको लगता है कि हमारा कोई भी तंत्र जो है, चाहे वो बांध हो, बैंकिंग हो, रक्षा उपकरण हो या जो टेलीकम्युनिकेशन है, क्या कहीं भी हम सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सब चीजें सुरक्षित हैं। जरूरत है कैपिंग करने की, जरूरत है सिक्योरिटी को और आगे एडवांस करने की। जिस तरह से पासवर्ड का सिस्टम है, जिस तरह से ई रिक्शा वाला जो इशू आया था, उसमें जो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड थे उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनमें गड़बड़ी हेराफेरी नहीं की जा सकती। जैसे सीसीटीवी है, अब जो लेटेस्ट सीसीटीवी आ रहे हैं उनके अंदर पासवर्ड से कनेक्टेड है, कोई उसके अंदर आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसलिए जरूरत है कि जिस हिसाब से सिस्टम चल रहे हैं उस हिसाब से सिक्योरिटी को और बढ़ाने की और मजबूत करने की जरूरत है। साइबर क्राइम जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तमाम जो पुलिस के थाने बना दिए गए हैं, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उसके अंदर तमाम चिंतित हैं कि कैसे इसको कंटेन किया जाए। डिटेक्ट करना भी मुश्किल है और कंटेन करना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये जरूरत है कि तमाम जितने भी इंडियंस हैं या जितने नागरिक हैं उन सबको इस चीजों के बारे में जानकारी दी जाए। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चीजों के माध्यम से गांव गांव तक ये जानकारी लाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित बनाए। तो ये वक्त की जरूरत है कि इसी वक्त के हिसाब से तमाम चीजों को एड्रेस किया जाना चाहिए, अन्यथा स्थिति और ज्यादा भयंकर हो सकती है। आप कितने पुलिस वाले, कितने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं, जब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिंतित नहीं होंगे, आप अपडेट नहीं होंगे। एक गांव में अनपढ़ आदमी, इनोसेंट आदमी है, उसको ऐप तो आपने दे दिया बैंकिंग का, उसका ऐप भी डाउनलोड कर दिया, पेटीएम, तमाम यूपीआई उसको दे दी, परंतु बिल्कुल हमारी निर्भरता जो है इस तरीके के ऐप पे, इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पे हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। लेकिन हमारी सुरक्षा किस तरीके से होगी, इस तरफ से हम थोड़े लापरवाह दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी अभी जरूरत है। इस पर और भी करेंगे बात। हमारे साथ और भी एक लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इसी पे चर्चा होगी। जाइएगा कहीं नहीं, तुरंत वापस लौट के आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत में चीन का ई रिक्शा कहीं ये परीक्षण तो नहीं जो ई रिक्शा बीच में बंद हो जा रहा है। लोग इसे हल्की फुल्की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तव में काफी गंभीर बात है। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। एक तीसरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। वापस चलते हैं हम अपना एडवोकेट मोहित बजाज के पास, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। मोहित जी, जिस तरीके से ये मसला हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये मसला गंभीर है, या सरकार जिस तरीके से हल्की फुल्की शरारत कह करके इस फाइल को क्लोज करना चाह रही है, क्या इतना ही मसला है, या आपको लगता है कि नहीं, हमारी जो डिजिटल सॉवरेनिटी, हमारी जो डिजिटल संप्रभुता है, ये इस पर भी खतरा है, ये चीजें इशारा कर रही हैं कि आगे भी खतरा हो सकता है? सर, कहते हैं कि चाहे जीवन में कोई प्रारंभिक कोई इशू हो, कोई बीमारी हो, या कोई भी एक छोटी से छोटी समस्या हो, इनिशियल लेवल पर अगर उसका समाधान नहीं किया गया तो लेटरल स्टेज में बड़ी समस्या बनकर समक्ष आता है। आज हम लोगों के बैंकिंग सिस्टम, सरकारी उपकरण से लेके इवन सारे डिवाइसेस, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि गाड़ी भी, तो आने वाले समय में तो जब ड्राइवरलेस कार्स भी होने वाली हैं, और अभी आप देखिए कि ई रिक्शा जिसमें टेक्नोलॉजी नाम का कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए उनके पास ब्लूटूथ और संबंधित चीजें, उपकरण अवेलेबल हैं, तब उनकी बैटरी का ऑपरेशन जिसमें मिनिमम फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे उनके अगर आप देखें तो बैट बीएमएस ऐप की जो बात करें, तो बैट बीएमएस ऐप जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उस बैटरी से संबंधित उसकी वोल्टेज, उसका चार्ज डिस्चार्ज टाइम और उसका मॉफसेट यानी कि जो फॉल्ट कोड्स हैं, और अगर उसमें कोई एरर या ओवर हीटिंग आ रही है तो उस संबंधित उसको आईओटी बेस्ड यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो एक कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत वो सिर्फ कनेक्टेड थी। और क्योंकि उसका ऑथेंटिकेशन जो था उसको एक्सेस करने का
वो बहुत ज्यादा वीक है। वहां पर उसको आसानी से क्रैक किया जा सकता है और क्रैक करके, हैक करके सीधा उस बैटरी के ऑपरेशंस को शट डाउन किया जा सकता है। तो ये जो इशू है, ये इस इशू की वजह से ये एक प्रारंभिक आप कह लीजिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले भविष्य में अगर ऐसा होता है कि इस पर गंभीरता से सरकार नहीं ध्यान देती, तो ये तो अभी ई रिक्शा की बात है। आने वाले समय में आप कल्पना कीजिए कि जिस तरीके से नोट को बंद कर दिया गया था, इसी तरीके से सारे बैंकों को बंद करना पड़ेगा। और अगर बैंकिंग और इंटरनेट ये दो चीजें हमारे भारत में मात्र 48 से 72 घंटे के लिए भी अगर इफेक्ट कर जाए, तो आप सोचिए कि पूरा सिस्टम क्या ठप हो त्राही जाएगा। त्राही मच जाएगी। बिल्कुल। और- एक चीज और मोहित जी, में हमारी निर्भरता जो है डिजिटल उपकरणों पे बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश में बने हुए जो अपने उपकरण हैं उसकी उपलब्धता कम है, या कहें जो हमारे यहाँ R&D नहीं हो रहा, हमारी निर्भरता ज़्यादा है। मोबाइल हो या माइक्रोचिप हो या बैटरी हो या दूसरे उपकरण जिसका हम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं या तो चाइना से या बाहर से हैं। हमारे यहाँ इसको उत्पादन के लेवल पे हम अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक सरकार कोशिश कर रही है तब तक हो सकता है जो चाइनीज़ इसका फ़ायदा उठा करके हमारे सिस्टम में घुसपैठ कर ले। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीच में एक बार CCTV कैमरा का मसला आया था, लोकसभा में भी ये मसला उठा था और मंत्री ने इस पर जवाब भी दिया था कि CCTV कैमरा जो है वो नियंत्रण उसका किसी बाहरी देश में है, चाइना की तरफ इशारा किया गया था, नाम नहीं लिया गया था, लेकिन इशारा चाइना की तरफ था। क्या आपको लगता है कि हमारे सिस्टम में चाइनीज़ या किसी दूसरे देशों की इतनी घुसपैठ हो गई है कि हमारे पास कुछ भी निजी नहीं है, सरकार के पास भी निजी नहीं है, कुछ भी इंसान जो आम व्यक्ति है, आम व्यक्ति का भी कुछ भी निजी नहीं है? मोहित जी, देखिए ये बिल्कुल आपकी सत्य है बात, क्योंकि आज भी जो विदेशी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज हम सब लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर रहते हैं, मेटा कंपनी, वो सब विदेशी कंपनीज हैं। और यूएस से लेके हम लोग सर्वर से लेके हर एक चीज सीधा बाहर की देशों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अभी आपने कहा चीनी ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और अपना जो प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो कहीं ना कहीं जब बाहरी देश तक पहुंचता है तो उसका दुरुपयोग निश्चित हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए कि सरकार में, हमें लगता है कि सरकार को या तो PPP मॉडल पर, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के मॉडल पर इस समय काम करने की आवश्यकता है। और अगर लेयर वाइज तकनीकी रूप से सशक्त नहीं हुए तो भारत में आने वाला समय बहुत कष्टदायी होगा। और ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस तक सीमित नहीं है ये चीज, आने वाले समय में पूरा का पूरा सिस्टम क्रैक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि सर्वर, क्लाउड API, बैटरी का गेटवे, या अगर आप कहिए तो BMS, यानी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे अभी ई रिक्शा में जो BMS का था, तो वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात हो रही है। देने के लिए तो वो एक सुविधा दी गई, लेकिन उसी सुविधा का दुरुपयोग कर दिया गया। ऐसे ही आप कल्पना कीजिए कि आपकी छोटी सी बच्ची ड्राइवरलेस गाड़ी में जा रही है ट्यूशन पढ़ने के लिए, और उसमें जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ऐसी ड्राइवर कंट्रोल या कार से रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगा। तो आपका जो नेविगेशन है, अगर आप A लोकेशन से B लोकेशन जा रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली में कहा, मान लीजिए उसे लक्ष्मी नगर जाना है, शास्त्री नगर जाना है, या मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट की तरफ जाना है, तो उधर की जगह लोकेशन चेंज होकर मान लो नोएडा या किसी अन्य लोकेशन पर शेयर कर दिया जाए, तो इसी तरीके से इंटरनेट के माध्यम से एक बिटिया जिसको पहुंचना कहीं था वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। और एक अपराधी कहीं पर भी बैठकर, आने वाले समय में ये डिजिटल अपराध होने वाले हैं। अभी ही डिजिटल अपराध रोकने में बिल्कुल बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। पुलिस प्रशासन भी और जुडिशरी भी सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं PPP मॉडल की अति आवश्यकता है। और जो सरकार में रहें उन्हें तकनीक की जानकारी होना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारा जो कृषि प्रधान देश है उसमें व्यवस्था इस प्रकार की है कि एक मंत्री जी तो मंत्री बनेंगे, लेकिन उन मंत्री जी को IT विभाग, चाहे उनके पास IT की डिग्री हो ना हो, चाहे कुछ हो ना हो, उनको IT का विभाग दे दिया जाएगा, कानून मंत्रालय दे दिया जाएगा। जब कानून की जानकारी नहीं, IT की इंफॉर्मेशन नहीं, तो नियम कानून बनाने में, समझने में दिक्कतें होंगी या नहीं होंगी। आज मुझे अगर AC ठीक करना नहीं आता, तो मैं अगर AC का कोई कंपनी का मालिक बन जाऊं या AC, तो मैं कैसे, छोटी छोटी चीजों को चलाना बहुत मुश्किल चीजें हो जाती हैं। ये शायद
उस जनरल कंटेक्स्ट से भी आप समझ पा रहे हैं और तकनीकी रूप से भी समझ। मालिक तो आप ऐसी कंपनी का बन सकते हैं, उसके लिए एसी का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसके मैकेनिक नहीं हो सकते, आप उसके इंजीनियर नहीं हो सकते। हम आपको बताते हैं सबसे बड़ा उदाहरण। नहीं, मैं यहाँ आपकी बात को काटता हूँ। हीलियम एक कंपनी आई नई, ठीक, जो आईआईटी कानपुर के बच्चों ने जो है इजाद करके तुरंत उस कंपनी को कई 100 करोड़ की कंपनी बना दिया, क्योंकि उनको उस तकनीक के बारे में जानकारी थी। तो उन्होंने पर डे उसकी रिड्यूसिंग कॉस्ट, मैं किसी कंपनी का प्रचार प्रसार में नहीं लगाऊं, लेकिन जो मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चीजें हैं, आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर उसकी जानकारी हमें होती है तो हम इफेक्टिव वे से काम कर सकते हैं। लेकिन उस कंपनी को अगर वो किसी को बेच दे जो एक्सपर्ट नहीं हो, तो फिर मालिक तो बदल जाएगा उसका, ये भी तो हो सकता है। लेकिन खैर चलिए, इस पे बहस नहीं हो रही है हमारी, हम दूसरी बात कर रहे हैं। जैसे आपने बाकी चीज का, एक चीज और भी है, जैसे कहते हैं कि डिजिटल का इस्तेमाल करके, डिजिटल हैकिंग करके जो है आप किसी देश को पानी में भी डुबो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बांध का जो सिस्टम है, उसमें बांध के जो फाटक है वो कब खुलेंगे, कि ये सारा डिजिटल कर दिया गया है। तो अगर आप चाहेंगे जब बांध खोलने का टाइम नहीं है उससे पहले आपने बांध खोल दिया, तो वहाँ बाढ़ भी हो सकती है, सुखाड़ जो है वो भी हो सकता है, पानी में आपकी फसल भी बह सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें चाइनीज़ घुसपैठ की बात हो रही है। तो मैं एक साइबर लॉ एक्सपर्ट के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हमारे जो कानून है, हमारे पास जो सुरक्षा की व्यवस्था है, क्या वो पर्याप्त है? क्या आपको लगता है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है, इसको पूरी तरीके से बदल के नए सिरे से शुरुआत करने की ज़रूरत है, या अभी जो है उसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके ये अभी के लिए काफ़ी है? देखिए, ये सबसे गंभीर विषय है, इसकी गंभीरता को समझना ही जरूरी है। ये शुरुआती संकेत है, लेकिन ये सारे विभागों का मास्टर कंट्रोल, जैसे एक शरीर की बैकबोन होती है, इसी तरीके से बैकबोन अब इंटरनेट है जी। और ये अगर मान लीजिए अभी आपने जैसे कहा बांधों को कंट्रोल किया जा रहा है, ऐसे ही अभी हमने उदाहरण दिए गाड़ियों को कंट्रोल किया जा रहा है। जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ई रिक्शा को कंट्रोल किया जा रहा है, उसकी बैटरी को कंट्रोल किया जा रहा है, और इसी तरीके से सारे बड़े छोटे मैकेनिज्म अब ऑनलाइन हो गए हैं। आप सीटी स्कैन मेडिकल में भी जाते हैं तो वहां पर भी सीटी स्कैन एक मशीन से होता है, लेकिन ऑपरेट सॉफ्टवेयर से होता है। आप बड़े बड़े बात कर लीजिए, मतलब हर व्यवस्था अब इंटरनेट बेस्ड है। और आपने जो कहा कि क्या इसकी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि अगर हमारा ऑथेंटिकेशन कमजोर हो जाएगा, यानी कि परमिशन एक लेयर को पार करके दूसरे लेयर में एंट्री करना, कानून अभी हमारा निश्चित इसमें कमजोर है। इस कमजोर कानून से जो विदेशी नागरिक भी हैं और विदेशी कंपनीज भी हैं, वो बहुत आसानी से भारत और भारत के नागरिकों तक पहुंच जाती हैं। प्ले स्टोर बहुत आसान माध्यम है, उसके साथ साथ वो ऑनलाइन माध्यम से भी कोई भी एप्लीकेशन को किसी भी तरीके से एक्सेस कराना और डेटा को यहाँ से वहाँ शेयर कराना, अब ये बिल्कुल चंद सेकंड्स का काम है। इसको तकनीकी रूप से समझना और तकनीकी रूप से वहां तक हैंडल करना, इट्स वेरी मैंडेट, बिकॉज डिफॉल्ट पासवर्ड इन लोग बनाते हैं और अनइनक्रिप्टेड BLE और इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स अगर होंगे तो आने वाला समय और घातक हो जाएगा। बिल्कुल, मैं वेद प्रकाश जी के पास जाना चाहूँगा। वेद प्रकाश जी, इतनी सारी चैलेंजेस, हम सबको सब चीज़ पता है कि चैलेंजेस हैं, नई चीज़ें ऐसी है, उसके पास उससे निपटने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, या हम उतनी तरीके से प्रशिक्षित नहीं है कि हम इससे जो है मुकाबला कर सकें। बावजूद इसके जो है हम इसकी खरीदारी कर रहे हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हम पूरी तरीके से प्रशिक्षित ना हो जाए, इसको रोकने के लिए, इसके जो दुरुपयोग को रोकने के लिए जब तक हम प्रशिक्षित ना हो जाए, तब तक ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल पाषाण युग या लोह युग में जाने वाली बात होगी मुकेश जी। आज हम बहुत पिछड़ जाएंगे यदि हम सब चीजों में आगे नहीं जाएंगे, तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मजबूरी समझ लें, जरूरत समझ लें समय की। जरूरत इस चीज की है कि हम उसको कैपिंग कैसे करें, कैसे कठोर कानून लाएं कि जिससे कि इस तरह के अपराध सोसाइटी के अंदर घटित ही ना हो, हिंदुस्तान में कोई हिम्मत ही ना जुटा पाए। क्योंकि अभी जो हमारे IT लॉज हैं या जो दूसरे कानून हैं, वो इन विषयों के ऊपर बहुत कमजोर प्रहार करते हैं। जरूरत है कि उनको नॉन बेलेबल बनाया जाए, पनिशमेंट बढ़ाया जाए, बेल होने की कंडीशन बहुत सीरियस हो। वेदभूषण जी, हम चर्चा देखिए, आप अपने देश में अगर किसी ने क्राइम किया, किसी ने दुरुपयोग किया, तो आप कानून बना करके उसको पकड़ लेंगे, आप उसको नॉन बेलेबल करा करके सजा भी दे देंगे, आप रिकवरी भी कर लेंगे। लेकिन मैं तो बात यहाँ कर रहा हूँ, जो ये तो खतरा हमें चीन से है ना, खतरा हमें बाहरी देशों से है, जो हमारे सिस्टम में अपने इक्विपमेंट्स बेच रहा है, अपने मोबाइल बेच रहा है। जितने चाइनीज, आप देखिए 3 मोबाइल को ऐप बंद किया ना, 3 मोबाइल को, ZTE करके एक मोबाइल था, और एक ओप्पो या कोई ओप्पो नहीं, कोई दूसरा मोबाइल था चाइनीज, जिसे सरकार ने बंद किया क्योंकि उसमें स्पाईवेयर थे।
तो जहां जहां स्पाईवेयर के अलावा जो IMEI का जो सिस्टम होता है, IMEI, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट की पहचान होती है, वो उसके अंदर नहीं थे, नहीं वो थी फ्लैट उसके था। सरकार ने कहा कि हम इसको अलाउड नहीं करेंगे, इंडिया के मार्केट में वो नहीं बेचा जा सकेगा, क्योंकि IMEI से ही तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आती हैं, लोकेशन है और तमाम तरह की डिटेल्स उसी से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो सरकार ने मना कर दिया, वो ऐप मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो ये जरूरत है कि सरकार उन तमाम चीजों पर सजग रहे, उन पर काम करे और उसके बारे में कानून लाए, क्योंकि बिना इंडियन जो उनके काउंटर पार्ट है, उनके बिना ये चीज ना सेल हो सकती है, ना उसका कोई काम हो सकता। यदि उनका कोई इंडिया में काउंटर पार्ट इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा चाइना पे आप अटैक कर देंगे, चाइना की चीजों को रोक देंगे, वो रोकना तो नामुमकिन है, पर हाँ उसकी कैपिंग किया जा सकती है, जो प्रिकॉशनरी एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। देखिए पार्लियामेंट में कानून बनाए। WTO हम लोगों ने साइन किया हुआ है, तो आप पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन आप नहीं लगा सकते चाइना पे कि आप हमारे यहाँ पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि चाइना में भी बहुत सारी भारतीय कंपनियां जो है वहाँ पे काम कर रही हैं, भले इस क्षेत्र में नहीं हो दूसरे क्षेत्र में काम कर रही हैं। तो आप पूरी तरीके से ब्लैंकेट बैन जो आप चाहेंगे कि चाइनीज उपकरण भारत में आए ही ना, तो हम बैन नहीं कर सकते। लेकिन क्या है जो हमें उपाय क्या करने चाहिए सुरक्षा की, मैं मोहित जी के पास जाना चाहूँगा। मोहित जी, क्योंकि चूंकि हमारे देश हमारी सीमा के भीतर में होता तो हम कानून बना करके उस पर नियंत्रण कर सकते थे, लेकिन जब चीज़ें हमारी सीमा से बाहर हो रही हैं और प्रभाव हमारे देश के भीतर में हो रहा है, तो हम इसे कैसे रोकेंगे? क्या मैंने इसीलिए कहा कि जब तक हम पूरी तरीके से रोकने के लिए प्रशिक्षित ना हो जाए, तब तक हम ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचें। जी मोहित जी। देखिए, बहुत ही अच्छा और गंभीर सवाल आपका है। अगर हम बात करें, जैसे लखनऊ के अंदर अभी हाल फिलहाल में आग लग गई थी, उसके बाद सब सतर्क हो गए और सुरक्षा के मानकों को टेस्ट करने लगे। ऐसे ही आपके सवाल का बड़ा सरल सा सीधा सा उत्तर है कि आप सिक्योरिटी ऑडिट करवाएं, आप सिक्योरिटी ऑडिट कराएं, आप टेक्निकल ऑडिट्स कराएं। ये जो ऑडिट्स होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिट होती हैं, इसी तरीके से बैंक के अंदर, इसी तरीके से इन ऑनलाइन एप्स के अंदर और इंटरनेशनल लेवल पर इसका कानून इतना सख्त बनाए कि भारत का कोई भी डेटा, अगर कोई भी किसी भी देश की, चाहे वो चीन हो, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, या कोई मतलब मान लो नॉर्थ अमेरिका की हुई और फ्रांसिस सेंटनी कैलिफोर्निया, डेटा कोई भी कंट्री हो, तो वो कंट्री अगर इस्तेमाल कर रही है भारत के डेटा को, तो वो तरीके से करे और उस डेटा का किसी भी तरीके से अगर ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच पाई जाए या उसका ऑथेंटिकेशन लेवल कमजोर है, तो उस पर फिर भारत में ऐसा कानून बने कि उन पर कार्रवाई होकर तत्काल प्रभाव से बैन भी हो और उनके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाई जाए जो पेनल्टी हमारी भारत सरकार को हमारे मॉनेटरी टर्म्स में फायदा पहुंचाए और इंटरनेशनल लेवल पर उस पर इंटरपोल तक पे कार्रवाई हो पाए। ये काम हमें करने की अति आवश्यकता है। इसका सरल समाधान है सिक्योरिटी ऑडिट। बिल्कुल, सिक्योरिटी ऑडिट इसका सरल समाधान है। बिल्कुल सही बताया आपने। सिक्योरिटी ऑडिट और फर्मवेयर अपडेट, बिल्कुल ये होना ही चाहिए। लेकिन क्या है, जो इंटरनेशनल लेवल की जो आपने बात करी है, इंटरनेशनल लेवल पे तो अभी कोई वैसा यूनाइटेड नेशन जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो भी अब जो है वो मुझे नहीं लगता है कि वो कारगर है किसी भी समस्या को रोकने या समझने के लिए। इंटरनेशनल लॉ बनाने के लिए सभी देशों को मिलना पड़ेगा और जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं, मुझे लगता है कि वो शायद जो है इसमें आना नहीं चाहेंगे। हमारे साथ पवन दुग्गल जी भी जुड़ गए हैं, एक बार मैं दुग्गल जी से बात करूंगा। दुग्गल साहब, ये तो समस्या आपको पता ही है, ई रिक्शा से शुरू हुई है, ये कहाँ तक जा सकती है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में भी जो है चिप होने की बात कही थी, स्पाईवेयर होने की बात कही थी। ये भी बात आई थी कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो संचार माध्यम है, वो भी चीज़ें जो हमारी सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें भी स्पाईवेयर होने की बात करी गई थी और उसको बहुत सारी चीज़ों को बदला भी गया था, सरकारी दफ्तरों से हटाया गया था। क्या आपको लगता है ये जो ई रिक्शा का प्रकरण हुआ है, चाइना ने एक तरीके से परीक्षण करके देखा है और बाद में इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं इस तरीके से? इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये बहुत छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। अल्टीमेटली एक वेकअप कॉल भारत ले तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ समस्या ये, हम लोग लिप सर्विस प्रदान करते हैं साइबर सुरक्षा को, तो विद द रिजल्ट ना तो हमारे यहाँ साइबर सुरक्षा का कानून है, ना ही हमारे पास कोई जो हमने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति बनाई थी 2013 में, ना ही हम उसको कार्यान्वित कर पाए हैं। तो विद द रिजल्ट जितनी जल्दी हम इस एपिसोड को मद्देनजर रखते हुए हम एक समूचा राष्ट्रीय प्लान बनाएं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जिम्मेवारियों को परिभाषित करें साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना ये सेंधें लगातार बढ़ती जाएंगी, भारत का डेटा बाहर जाता रहेगा, भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रहेगी।
एक अभी मोहित जी ने कहा कि एक इंटरनेशनल लॉ इसमें ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी देश में अगर कोई बाहरी देश अटैक कर रहा है तो आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि इंटरनेशनल लॉ बने। लेकिन क्या इंटरनेशनल लॉ इतना आसान है बताना, सभी देशों को मिला करके, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके किसी एक चीज़ की तरफ जो है हम मंजूर कर लें, सबको एग्री कर लें? क्या आपको लगता है कि इतना आसान है, या इसके बिना काम नहीं चलना? सब लोग, जब तक ज़्यादातर देश इसके दायरे में नहीं आएंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो पाएगा। देखिए, अल्टीमेटली तो आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोऑर्डिनेशन, अग्रीमेंट, सहमति लानी पड़ेगी। तो इंटरनेशनल लॉ ऐसा नहीं होता कि जो कंट्रीज पास करती हैं, लेकिन कंट्रीज जो हैं अलग अलग प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर करती हैं ताकि वो अपना जो मंजूरी है उस तरीके से देती हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अभी हम देखें तो कोई साइबर सुरक्षा का कानून मौजूद नहीं है। हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखें तो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी भी मौजूद नहीं है। जो बुदापेस्ट कन्वेंशन है ऑन काउंसिल ऑफ यूरोप, वो भी हम देखते हैं, तो वो संभावित तौर पर साइबर सुरक्षा के पहलुओं को कवर नहीं करा। तो कमी तो बहुत है, काम करने की जरूरत है, लेकिन सरकारें मानेंगी तब बात है ना। प्रॉब्लम है हर सरकार अपने राष्ट्रीय हित को अपने नजरिए से देखती है, तो विद द रिजल्ट हर राष्ट्र को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी नजर नहीं आती कि इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कुछ नॉर्म्स लेकर आए। यही कारणवश है कि इतने दशकों से हम देख रहे आए हैं, कोशिश करते आए हैं, लेकिन हुआ नहीं है। 2015 में मैंने संयुक्त राष्ट्र को जब मैं संबोधित कर रहा था तो मैंने कहा था कि दुनिया भर में आवश्यकता है एक नए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो समय था कि ये आइडिया बहुत अर्ली इन पॉइंट ऑफ टाइम था, तो मेकर्स ने, कंट्रीज ने उसको बाइट नहीं किया। अब धीरे धीरे वो उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी समय लगेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो राइट टाइम था जब आप कह रहे थे, वो राइट टाइम था, और उस समय अगर एक्शन ले लिया जाता तो शायद बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि जब तक हम जागे हैं तब तक तो मुझे लगता है कि चाइनीज इक्विपमेंट्स की घुसपैठ हो चुकी है। कौन से इक्विपमेंट्स चाइनीज है, किस इक्विपमेंट्स में क्या स्पाईवेयर है, ये हमें नहीं पता। शायद सरकारें भी डर रही हैं, इसलिए सीसीटीवी कैमरा को सारे सरकारी दफ्तरों से हटाया गया है, और जो उपकरण थे संचार के उसको भी बदला जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम लोग देर से जागे हैं? जब 2015 में अगर हम जाग जाते तो शायद ये स्थिति आपको नहीं झेलनी पड़ती। अगर आप पहले काम कर ले होते तो हम आज तो बिल्कुल दूसरी पड़त पर होते, दूसरे लेवल पर होते, और मैं ही नहीं। तो विद द रिजल्ट हम लोग अभी पिछड़े हुए हैं। हम लोग साइबर सुरक्षा पर इतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, तभी हमने राष्ट्रीय लेवल पर भी देखिए कोई कानून नहीं बनाया है, तो समस्याएं तो हैं। हाँ, अगर उस वक्त काम कर लेते होते तो आज हम दुनिया भर की थॉट लीडरशिप, नेतृत्व की दिशा में बढ़ चुके होते, लेकिन हम लोगों ने शायद उस पर तवज्जो उतना महत्व नहीं दिया, और तभी भी हम उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। बिल्कुल। दुगल साहब, आखिरी सवाल, हमारे पास समय की भी कमी है, कि क्या लगता है कि सरकार को बजट में डिजिटल सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान करनी चाहिए? क्योंकि लोग जो अभी कह रहे हैं डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा आप केवल कहने से नहीं होगा, आपको इसके लिए R&D करनी होगी, आपको इसके लिए बजट निकालना होगा, एक्सपर्ट को जोड़ना होगा, उस दिशा में युद्ध स्तर पर काम करना होगा, नहीं तो आपके सारे सिस्टम में सेंधमारी हो जाएगी। मुझे लगता है कि बहुत हद तक तो सेंधमारी हो ही गई है। तो क्या ये अब समय है कि अब इसका बजट बढ़ाया जाए और अलग से व्यवस्था हो ताकि हम साइबर सिक्योर हो सकें? आपको डेडिकेटेड बजट्स की आवश्यकता होगी। जितने डेवलप्ड इकोनॉमीज देख लीजिए, वो साइबर सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड समूचे बजट रखते हैं। भारत अभी इसको डेडिकेटेड हेडिंग में नहीं डालता, तो तभी हमारे यहाँ खर्चा भी कम होता है। तो अगर हम डेडिकेटेड उसको एक एक्सपेंडिचर हेड के तौर पर बजट में रखेंगे, तो अल्टीमेटली फोर्सेबली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट के, वो इस तरह के पैसे को खर्च करेंगे, साइबर सुरक्षा को प्रबल रूप से सशक्त कर पाएंगे, और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे कि भारत की जो साइबर सुरक्षा है वो भी स्ट्रेंथन हो जाए। जुड़ने के लिए पवन जी, आप रास्ते में थे और रास्ते में रुक करके हमसे जुड़े, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। जी मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आखिरी कमेंट। जी मोहित जी। सर आखिरी कमेंट बस इतना है कि देखिए, जैसे सर ने भी कहा, सर हमारे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, और जैसे कहा कि भारत में अगर अनऑथराइज एक्सेस थी तो सेक्शन 43 ऑफ द IT एक्ट 2000 में ये मेंशन है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सर ने भी कहा कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून होना चाहिए। और जैसा आपका भी कमेंट था ना बजट का, वहां पर मेरा रिप्लाई है कि सर बजट हो सकता है कि एक डेडिकेटेड हेडिंग में आ जाए और बजट बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन आवश्यकता किस चीज की है? मौजूदा स्थिति में आवश्यकता है पवन दुग्गल सर जैसे लोगों की, जो एडवोकेट भी हो, तकनीकी रूप से सशक्त हो, मोहित बजाज जैसी जो तकनीकी रूप से सशक्त हो और नॉलेज हो उनको उस क्षेत्र में, जिससे कि
सरकार को कम से कम बता पाए कि भैया ये करिए, इंटरनेशनल लेवल पर ये हो रहा है। वर्ष 2012 में मैंने पहली बार इस चीज को लिखा था और कंटिन्यूसली मैं 2013 से टिल 2020 और उसके बाद अब तक मैं लिखता चला गया कि साहब ऑनलाइन पेमेंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए आप उसको 48 से 72 घंटे का कूलिंग पीरियड रखिए। तो 1 अप्रैल से तो ये चीजें करने के प्रारंभिक करा, लेकिन उसका रख दिया कि उसमें भी गोलमोल स्थिति, यानी कि अगर सिर्फ एक छोटा सा अपडेट हो जाए तो आप जानिए भारत में साइबर अपराध 70 to 80% रिड्यूस हो जाएंगे। बिल्कुल, उन रकम बैंकिंग को से जिनको जो बैंकिंग से पकड़ा नहीं जा रिलेटेड रहा। फ्रॉड जो है वो जी। रुक जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। जी, और जब बहुत आपने कुछ है। साइबर एक्सपर्ट की बात करी तो पवन दुग्गल जी को हम जानते हैं कि पहले साइबर एक्सपर्ट के रूप में हम लोग जानते हैं, जो साइबर, क्योंकि सबसे पहले किसी का नाम कोई जानता था पवन दुग्गल जी को ही जानते थे। और हम लोगों ने जब से शुरुआत करी थी तो पवन दुग्गल जी को हम लोग तब से जानते हैं। और नहीं बिल्कुल सर। और आपकी बात भी पवन दुग्गल जी जो है, लोग जो है उसको गंभीरता से लेते हैं, सीरियसली लेते हैं। और मैं आपकी बात को, मैं आपको यहाँ पर मतलब ये आपको एश्योर कर रहा हूँ कि इस बात को मैं सरकार तक भी पहुँचाऊंगा, वित्त मंत्रालय तक भी पहुँचाऊंगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो सीरियस है, जो एक रास्ता पकड़े और एक अलग से जो है सही में साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है सरकार सोचना शुरू कर दे और अलग से बजट का प्रावधान जो है हमारी तरफ से जितनी भी कोशिश है वो कोशिश हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग भी सक्षम व्यक्ति हैं, लेकिन मेरी भी जितनी भी, मैं छोटा व्यक्ति हूँ लेकिन अपनी कोशिश में जरूर करूंगा। मेरा गिलहरी योगदान जो है इसमें रहेगा आप लोगों के लिए। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए पवन दुग्गल जी आपका, मोहित जी आपका और शर्मा जी आपका बहुत, वेदभूषण शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। जो बात देखने में छोटी लगती है, दरअसल वो छोटी होती नहीं है। हमारे लिए ये छोटी है क्योंकि ई रिक्शा से जुड़ा हुआ मसला है। ई रिक्शा जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी बैटरी बंद हो जा रही है, उनको भी लगता है कि बैटरी बेचने वाले ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, गलत बैटरी दे दी। लेकिन दरअसल मसला वैसा है नहीं, मसला गंभीर है। और यह जो है बैटरी के जरिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और आज यह अगर एक्सपेरिमेंट सही हो रहा है तो आने वाले टाइम में ये जो रुकावट है, ये जो बाधा है, ये किसी भी सेक्टर में कभी भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है चेतने की और ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के बारे में गंभीरता से सोचने की, और सरकार को इसके बारे में अलग से R&D डिपार्टमेंट बिठा के उससे बजट एलोकेट करके एक्सपर्ट के साथ साइबर सिक्योरिटी एश्योर करने की है। और इसके लिए जो मोहित जी जैसा कह रहे थे, पवन दुग्गल जी जैसा कह रहे थे कि एक राष्ट्रीय सिक्योरिटी ऑडिट भी करना जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।